जय हिंद। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें अध्याय 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। मतलब कार्बन एक इतना इम्पोर्टेंट तत्व है जिसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तत्व तो बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कार्बन के ऊपर पूरा एक चैप्टर ही है, पूरा डिटेल है। आगे अगर आप जाते हो हायर स्टडीज़ करने के लिए 11th 12th और ग्रेजुएशन में, तो कार्बन से रिलेटेड एक अलग बुक आती है, पूरा अलग से। मतलब क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन करके एक पूरा सब्जेक्ट है। तो कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, कार्बन का महत्व, कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहली चीज, हम जो चीज़ें अधिकांश अपने आसपास में देखते हैं, लगभग 99% कुछ एक चीज़ होगी जिसमें कार्बन नहीं होता। तो अधिकांश वस्तुएं कार्बन से बनी होती है ना। जैसे भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तकें आदि वस्तुएं कार्बन पर आधारित होती है। इसका मतलब वो कार्बन से बनी होती है। डायरेक्ट कार्बन का मतलब अपने दिमाग में क्या आता है? कोयला होगा, ऐसा नहीं होता। वो तो उसका रूप है ना। भाई इंसान है तो इंसान का रूप अलग अलग होता है, वैसे ही कार्बन है, उसका रूप अलग अलग है। भोजन में कार्बन होता है अलग रूप में, कपड़े में कार्बन होता है रूप, उसका मतलब फॉर्म चेंज होता कार्बन ही है। इसके अतिरिक्त जितने भी सजीव हैं, सजीव संरचना है, सब कार्बन से बनी है। इसका मतलब हम भी, मानव भी कार्बन से ही बना हुआ है। मतलब हमारे शरीर में भी कार्बन तत्व मौजूद है। बिना कार्बन के सजीव नहीं अस्तित्व में आ सकता। अब देखो, थोड़ी सी बातें, कार्बन इतना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन क्या वायुमंडल में या हमारे आसपास में इतना कार्बन है? देखो, भूपर्वतीय तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। इसका मतलब हमारे पृथ्वी के ऊपर और वायुमंडल में, एक तो पृथ्वी मतलब सरफेस जमीन हो गया, वहाँ पर जो भूपर्वतीय है, और वायुमंडल मतलब हवा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन की उपस्थिति बहुत है अल्प मात्रा में, मतलब बहुत कम है। कहने का मतलब अभी कह रहे हैं कि कार्बन महत्वपूर्ण है लेकिन कार्बन कम भी है, मतलब कम चीज है लेकिन महत्वपूर्ण है। भूपर्वतीय में, जैसे भूपर्वतीय मतलब जमीन में जब खोद के निकालते हैं तो कार्बन किस रूप में होता है? कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कोयले के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में। ये सब जो है कार्बन के ही अलग अलग रूप हैं। इस तरीके से कार्बन निकलता है जो हम खोद के निकालते हैं। जैसे कि आप सबसे बेस्ट एग्जांपल कोयला समझ सकते हो, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में भी कार्बन होता है। तो ये जो चीज़ें हम खोद के निकालते हैं, ये चीज़ें बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और अगर वायुमंडल की बात करें तो ये वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितना है? 0.03%। और जो खनिज वगैरह कितना है? 0.02%। इसका मतलब क्या है? खनिज जो है, अगर 100% खनिज है या 100% अगर भूपर्वतीय में तत्व है तो उसमें 0.02% कार्बन है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कार्बन इतना महत्वपूर्ण है ना, तो इसलिए इसको पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि हर चीज़ें कार्बन से बनी हुई है। तो अपने को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसके इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, कार्बन के गुण हम आगे पढ़ते हैं। आ जाते हैं कार्बन के परिचय पे। ठीक है, कार्बन का परिचय का मतलब ये इसके बारे में देखते थे कि कौन से नंबर पे आता है। जब हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आपको हो सकता है कि ध्यान नहीं हो, आवर्त सारणी वो सारणी है जिसमें बहुत से तत्व हैं जिसको सीक्वेंस वाइज जमा रखा है। वो कभी और एक अलग टॉपिक है कि आवर्त सारणी क्या होती है, जिसमें बहुत से तत्व हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब तत्व है। इनको सिस्टमेटिकली नंबर वाइज जमा रखा है इलेक्ट्रॉन के आधार पे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उसको एक नंबर पे, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन उसको दो नंबर पे, इस तरह से जमाया हुआ। तो वैसे ही कार्बन के अंदर क्या आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए जो है इसका परमाणु क्रमांक, क्योंकि कार्बन एक परमाणु है तो उसको 6 नंबर पे रखा हुआ है। ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अगर हम कार्बन की बात करें, मैं यहाँ पे अगर ये कार्बन का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये इसका नाभिक हो गया, ये हो गया फर्स्ट कोश, और ये हो गया उसकी सेकंड कोश। तो क्या होता है, इसके फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, कहीं भी हो सकते हैं, क्रॉस से आप डॉट से बता सकते हैं। और बाकी के कितने बचे? क्योंकि होते 6 हैं तो कितने बचे? 4।
तो बाकी 4 एक यहाँ बना दो, एक यहाँ, 2, 3 और 4, इस तरह से आप बना सकते हो। अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 6 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में क्यों नहीं भर दिया, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में और 3 इलेक्ट्रॉन बाद वाली कक्षा में क्यों नहीं भर दिया, दिमाग में आना चाहिए ना। तो इसको आप आगे एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों भरे और चौथी कक्षा मतलब दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही क्यों भरे। आगे देखते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर करके। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, जहाँ पे n है ना, जो n का मतलब है कोषों की संख्या, कि भाई पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है या तीसरी कक्षा है, ठीक है, तो वो है। तो अगर कोई परमाणु है, जैसे कि मान लेते हैं ये परमाणु है, इसका नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ऐसे ही दूसरी कक्षा होगी, तीसरी कक्षा भी होगी, चौथी कक्षा भी होगी, है ना, ऐसे बहुत सारी कक्षाएं होगी। तो इन कक्षाओं को कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो हम ये इस n से बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस आया हो तो आप देख लेना। हाँ, हम यहाँ पे कक्षाओं को ये n है, n कक्षाओं की संख्या n इज इक्वल टू 1, तो 2n की जगह 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और उसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 मिनट है, 2 है ना यहाँ पे, 2n स्क्वायर, तो ये 1 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये पहले से फॉर्मूले से फिक्स पता है, और नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। अगर n की जगह आप 2 रखो, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर 2 का स्क्वायर, क्योंकि कक्षा है दूसरी तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। इसका मतलब दूसरी कक्षा में अधिकतम हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब भाई जिसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही भरेंगे ना, लेकिन अधिकतम हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। तो इसी तरह से कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो पहली कक्षा में भर दिए, अब बचे कितने, 4, तो दूसरी कक्षा में इसीलिए हम 4 ही इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। पहली समझ में आया आपको। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो किसी भी तत्व के सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजकता, कि उसकी संयोजकता कितनी है, समझ में आया। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप संयोजकता मान सकते हो, ठीक है, कि भाई वो इलेक्ट्रॉन देगा लेगा, या फिर आप सिंपल ध्यान रखो कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके 4, सिंपल। संयोजकता को भूल जाओ कि क्या होता है, आगे अपन कभी देख लेंगे। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक और पढ़ लेते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है। विन्यास का मतलब स्थिति, जैसे लिखा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति किस तरह से, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही उत्कृष्ट गैस विन्यास मतलब उत्कृष्ट गैसें जो होती है वो कौन से विन्यास में होती है, मतलब उत्कृष्ट गैस हम किन गैसों को बोल सकते हैं। तो उत्कृष्ट गैस वो गैस होती है जिसके बाहर वाला जो कक्षक है ना, उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो। मेरी बात फिर से सुनना, उत्कृष्ट गैस वो गैस होती है जिसके सबसे बाहर वाला कोश में, बाहर वाला कोश मान लेते हैं तीसरा कोश हो, चौथा कोश हो, तो उसमें अगर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो बोल देंगे कि वो वाला उत्कृष्ट गैस है। समझ में आया। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास मतलब उस स्थिति में सब परमाणु पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं और हीलियम की बात करूं, तो हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है। कैसे, देखो हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे आता है इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, 2। यहाँ पढ़ा ना, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो 2 आ सकते हैं। और हीलियम के पास बाह्यतम कोश में, क्योंकि इसकी सबसे बाहर वाली कक्षा पहली कक्षा ये, क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये उत्कृष्ट गैस है। तो ऐसे किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाली कक्षा में अगर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उसको बोलेंगे हम उत्कृष्ट गैस है। और उत्कृष्ट गैस है ना, मतलब स्थायी होती है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी से अभिक्रिया करती है, बहुत कम अभिक्रिया करती है। और सब चीज़ जो है, अगर इन जनरल लोगों में भी बात करें तो सब लोग जो है स्थायी चाहते हैं, मतलब स्टेबिलिटी, कि भाई हम स्टेबल हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लगे चाहे कुछ भी लग जाए। तो वैसे सब परमाणु क्या चाहते हैं कि जो है स्टेबल हो जाए, सब उत्कृष्ट गैस बन जाए, होते नहीं है लेकिन बन जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं,
कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश को पूरी तरह से भर देना चाहता है, बाह्यतम कोश को कंप्लीट तरीके से भर देना चाहता है, वो होता है उत्कृष्ट गैस विन्यास। मतलब उस स्थिति में अपने को पाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, अगर उसके पास बाहर वाले कोश में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। और अगर वो ना तो निकाल पाता है और ना ही अंदर ले पाता है, मतलब ना तो दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाता है और ना ही ले पाता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। साझा बोले तो शेयरिंग, साझा हिंदी वर्ड है जिसको कहते हैं शेयरिंग करना, तो वो शेयर कर लेता है। इस तरह से जो है कार्बन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी मैंने कुछ बेसिक सी बातें ही बताई है, अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसके और डिटेल कंसेप्ट को जानेंगे। तब तक के लिए आप इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें, रिवाइंड करें, वीडियो को देखें वापस और सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें कि भाई कैसा क्यों होता है, ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। हम सारे कंसेप्ट को एक साथ देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।